मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में अगर किसी कम्युनिटी के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हुई है तो वो है ज्यूस, जिसको यहूदी भी कहते हैं। कभी धार्मिक तो कभी पॉलिटिकल रीजन से लगातार 2000 सालों से उन पर अत्याचार हो रही है। यहूदियों पर यह आरोप है कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन में उनका हाथ है, लेकिन हिटलर ने यहूदियों को धार्मिक कारणों से नहीं मारा बल्कि पॉलिटिकल लाभ पाने के लिए किया। आज यहूदियों का अपना देश है जिसको इजराइल कहते हैं, वो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कैसे हिटलर 1933 में पावर में आने के बाद 1933 से 1945 के बीच लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसको ज्यूस जेनोसाइड और ज्यूस हॉलोकॉस्ट भी कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भीमकेसी, वॉइस ऑफ ए ड्रीमर में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि हिटलर क्यों इतना ज़्यादा यहूदियों से नफरत करता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार। जब 1918 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उस समय में हिटलर हॉस्पिटलाइज था। तो इस खबर ने हिटलर को एक गहरा झटका दिया। हिटलर ये मानता था कि जर्मनी की हार बैटलफील्ड में नहीं हुई, बल्कि जर्मनी की हार जर्मनी के अंदर रहने वाले लोगों के वजह से हुई। यानी जर्मनी के साथ विश्वासघात हुई है, जर्मनी के पीठ पर छुरा घोंपा गया है। अगर इसको साफ शब्दों में कहा जाए तो यहूदियों के वजह से जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध हारा। हिटलर के अनुसार यहूदियों ने कम्युनिज्म को सपोर्ट किया, सोशलिस्ट को सपोर्ट किया, जर्मनी के दुश्मन देशों को फंडिंग की। यहूदी चाहते थे कि जर्मनी में भी कम्युनिज्म का रूल हो। इसी वजह से हिटलर यहूदियों से इतना ज़्यादा नफरत करता था। दूसरे भी बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका कोई बेसिस नहीं है। जैसे कहा जाता है कि हिटलर अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उनकी माँ 47 इयर्स की एज में 1907 में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर गई थी। उनको ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर एक यहूदी थे जिनका नाम था एडवर्ड ब्लॉक। कई लोग मानते हैं कि शायद इसी वजह से हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। और दो रीजन जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। रीजन एक कि हिटलर को एक जूइश प्रोस्टिट्यूट के वजह से सेक्सुअल डिजीज हो गया था, और दूसरी कि हिटलर को एक जूइश लड़की ने धोखा दिया था। तो इन सभी रीजन का कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, इनको हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, जनवरी 1933 को हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आ गई और मार्च 1933 को जर्मनी के लॉ मेकिंग बॉडी ने इनेबलिंग एक्ट 1933 को पास किया। इस इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया। अब हिटलर जर्मनी में यहूदियों को खत्म करने के अभियान में जुट गया। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के पॉपुलेशन को दो भागों में कैटेगराइज कर लिया, एक नेशनल कॉम्रेड और दूसरा कम्युनिटी एलियंस। नेशनल कॉम्रेड में आने वाले जर्मन ही असली जर्मन है। इसका मतलब ये है कि जो जर्मन बाय ब्लड जर्मन है वही जर्मनी के सिटीजन्स है। और कम्युनिटी एलियंस में आते थे जूइश, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ऐसे सभी लोग जो हिटलर के बातों को नहीं मानते थे, और युद्ध में हारे हुए जितने भी कैदी हैं, और फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पीपल। कम्युनिटी एलियंस के लोगों के लिए ही हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनवाए, एक्सटर्मिनेशन कैंप यानी डेथ कैंप बनवाए। कम्युनिटी एलियंस के लोगों को ट्रेनों में भर करके कंसंट्रेशन कैंप में लाया जाता था, जहां पर मेडिकल चेकअप होती थी। जिन लोगों के पास काम करने की ताकत होती थी, ऐसे लोगों को दिन रात काम पर लगाया जाता था, और जो लोग कोई भी काम करने में अक्षम थे, ऐसे लोगों को सीधा एक्सटर्मिनेशन कैंप यानी डेथ कैंप में ले जाया जाता था और उनको मार दिया जाता था। उनके मेथड्स ऑफ किलिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हिटलर ने 1935 को न्यूरेमबर्ग लॉ पास किया। ये लॉ जर्मनी से यहूदियों को खत्म करने का एक सिस्टमैटिक शुरुआत था। इस लॉ के हिसाब से जर्मन ब्लड प्योर होती है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। जर्मन रेस यानी आर्यन रेस
एक सुप्रीम रेस है। इस लॉ के अनुसार जर्मन और यहूदी के बीच वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते, उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो सकती, ताकि जर्मन ब्लड प्योर रहे। 45 या उनसे कम उम्र वाले कोई भी जर्मन औरत यहूदी के घर में काम नहीं कर सकते। यहूदी जर्मन फ्लैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको अपने कपड़े पर एक येलो बैज लगाना होगा ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। जर्मन यहूदियों को सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कहा गया। इस तरह से हिटलर ने कई लॉ पास किए और धीरे धीरे सभी सुविधाएं यहूदियों के हाथों से निकलने लगी। यहूदियों को सिविल सर्विस से निकाल दिया गया, उनके बिजनेस को बाइकआउट किया गया, कानून के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। यहूदी डॉक्टरों को कहा गया कि वो इस्तीफा दे। अब बड़ी संख्या में यहूदी जर्मनी को छोड़ने लगे। जब हिटलर 1933 को पावर में आया था तो उस समय में जर्मनी में लगभग 5.5 लाख यहूदी थे। हिटलर के पावर में आने के 5 साल के अंदर ही लगभग 60% यहूदी जर्मनी छोड़ चुके थे। अब हिटलर वन बाय वन दूसरे देशों पर आक्रमण करता है और जो न्यूली ऑक्युपाइड कंट्रीज है वहाँ के यहूदी भी हिटलर के एंटी यहूदी एक्सपेडिशंस का शिकार होने लगते हैं। उनको भी यातनाएं दी जाती है। जितना ज़्यादा हिटलर फॉरेन लैंड को कब्जा करता है उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन कैंप और डेथ कैंप की संख्या भी बढ़ती जाती है। 1938 को हिटलर फैसला करता है ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का और उसको आक्रमण करके कब्जा भी कर लेता है। अब ऑस्ट्रिया पर नाजी सपोर्टर और नाजी पर्सनल आर्मी SA ट्रूप्स यहूदियों पर हमला करते हैं। उनके प्रेयर हॉल को डैमेज किया जाता है, उनके दुकानों पर लूटपाट होती है। क्रिस्टल नेस्ट यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, ये घटना घटी थी नवंबर 1938 को। इस घटना में 91 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब एक 17 साल के यहूदी जिनका नाम था हर्शल ग्रीन्सपेंच, एक नाजी जर्मन डिप्लोमेट अर्नेस्ट एडवर्ड वोमरथ को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना घटी थी पेरिस में, लेकिन इसी घटने को बहाना बना करके पूरे जर्मनी में और जर्मन ऑक्युपाइड लैंड में दंगे होने लगे। यहूदियों पर जानलेवा हमला होने लगा। यहूदियों के दुकानों को जला दिया गया, उनके प्रेयर हॉल को डैमेज कर दिया गया। लगभग 30,000 से भी ज़्यादा यहूदियों को पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। रास्ते पर बिखरे शीशे के वजह से इसको नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया। हिटलर ने 1939 को पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। पोलैंड पर अधिकार करने के साथ ही लगभग 20 लाख यहूदी हिटलर के कंट्रोल में आ गए। इसके बाद हिटलर ने वन बाय वन कई यूरोपियन कंट्रीज पर आक्रमण करके उन पर कब्जा जमाया, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम और लुक्समबर्ग। इन सभी देशों से बंदी बनाए गए यहूदियों को रखने के लिए हिटलर ने 40,000 से भी ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप बनवाए। यहूदियों की संख्या बहुत ही ज्यादा होने की वजह से शहर के घेटोज का भी इस्तेमाल किया गया। घेटोज शहर का एक बाहरी पार्ट होता है, इसको आप एक स्लम एरिया कह सकते हैं, जो बहुत ही कम्पैक्ट होती है, उसमें बहुत ही कम स्पेस होती है और इन कम स्पेस में बहुत ज़्यादा संख्या में यहूदियों को ठूसा जाता था। जितने भी देशों पर हिटलर का कब्जा होता था वहाँ के यहूदियों को पकड़कर ट्रेनों में डाला जाता था। ट्रेनों के अंदर उनको ज़बरदस्ती ठूसा जाता था। ट्रेनों के कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा यहूदियों को वहाँ पर डाला जाता था। रेलवे में इतने यहूदियों को भरा जाता था कि वो अपने शरीर को मूव भी नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा कम्पैक्ट होता था। फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप में लाया जाता था, दिन रात काम करवाया जाता था। उनको खाना बहुत ही कम मिलती थी। वो जहाँ पर रहते थे उनका जो कंडीशंस है वो बहुत ही गंदा होता था। लाखों लोग घेटोज में या अन्य कंसंट्रेशन कैंप में भूख से, बीमारी से या गंदगी से मर जाते थे। फिर इन डिटेंशन सेंटर से यहूदियों को पकड़ करके उनको एक्सटर्मिनेशन सेंटर में लाया जाता था, उनको डेथ कैंप में लाया जाता था और वहाँ पर उनको मार दिया जाता था। हिटलर ने कम्युनिटी एलियंस को मारने के लिए 6 एक्सटर्मिनेशन कैंप बनवाए थे जो पोलैंड में थे।
हिटलर के अनुसार जो नॉन जर्मन है उनको मारना ही फाइनल सॉल्यूशन है। एक्सटर्मिनेशन कैंप में महिलाएं, बच्चे और पुरुष को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता था। इन एक्सटर्मिनेशन सेंटर में गैस चैम्बर होते थे। ये एक बहुत ही क्लोज्ड स्पेस होता था, एक बंद कमरा होता था, यहाँ तक कि बाहर की हवा भी अंदर नहीं जा पाती थी। फिर इन गैस चैम्बरों के अंदर यहूदियों को लाया जाता था। फिर हानिकारक बहुत ही पॉइजनस गैस छोड़े जाते थे। ये सांस भी नहीं ले पाते थे, इनकी बॉडी जल जाती थी और 10 से 15 मिनट के अंदर में ये सभी मर जाते थे। फिर यहूदियों के पास गैस वैन भी होती थी, जो एक गाड़ी की तरह गैस चैम्बर होती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ऐसे वैनों पर भी यहूदियों को मारा जाता था। इसके बाद मास शूटिंग, जो नाजी के जो पर्सनल फोर्स जिसको एसए ट्रूप्स कहते हैं, वे यहूदियों पर मास शूटिंग करते थे। इससे भी बहुत सारे यहूदियों की जान गई। इसके बाद घेटोज में भूखमरी, बीमारी और गंदगी से भी बहुत सारे यहूदी मर गए। इन सभी डेथ को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदी की जान गई थी हिटलर के इस पागलपन से। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए भी यहूदियों ने सीक्रेटली मदद मांगी थी अलाइज फोर्सेस से। उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे थे, लेकिन अलाइज फोर्सेस ने उनको कोई मदद नहीं की। अलाइज फोर्सेस को लगता था कि वो जल्द ही जंग को जीत लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जंग खत्म हुआ 1945 में और हिटलर ने भी 1945 को ही सुसाइड कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में अलाइज फोर्स ने सभी डिटेंशन सेंटर से, सभी कंसंट्रेशन कैंप से यहूदियों को आज़ाद कर दिया। कि कंडीशंस इतना ज़्यादा ख़राब थी कि किसी के भी आंखों से आंसू आ सकती थी। तो ये था ज्यूस हॉलोकॉस्ट का पूरा इतिहास। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल में मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस डालता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।